हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सोशल साइंस की सभी बुक्स का एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। साथ ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती जा रही हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री का 6th क्लास का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3, आरंभिक नगर। देखिए, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत बोरिंग होती है। ठीक है, इससे अच्छा है हम कोई कंटेंट की ऐसी ही वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें चैप्टर समझ आ जाए। लेकिन बेटा, एनसीईआरटी ही है। अगर आप उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो तभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आप चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड कर लेते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर के में लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक होती है जिसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी जानकारी रखता है या जो उस तरह से देखता है चीज़ों को, उनका नज़रिया वैसा होता है, वो उस चीज़ के बारे में बता सकता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे तो उस घर को भूतहा घर समझते थे, लेकिन जो लेडीज़ थी उन्होंने क्या कहा कि इतनी सुंदर वहाँ पे चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मंत्री जी को खत लिखते हैं जिससे वो इस घर को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, और इसकी मरम्मत करा सके। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, कब मिला था ये? 150 साल पहले। कहाँ मिला था ये? आधुनिक पाकिस्तान में। ठीक है, और क्या हो रहा था वहाँ पे? पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब क्या करते थे वो लोग? वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा देते। ठीक है, अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो देखा होगा किसी ने कि वहाँ पे देखो अच्छी ईंटें मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक ईंट निकाला, दूसरी ईंट निकाला, ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी ईंटें वहाँ से निकाल ली। तो उससे क्या होता है कि जो वो खंडर था वो बिल्कुल मतलब टूट गया। ठीक है, और उसमें काफ़ी चीज़ें नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। अब देखिए, रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 150 साल पहले। लेकिन जब उसको ढूंढा गया तो कब ढूंढा गया? 80 साल पहले। ठीक है, ज़्यादा टाइम पुराना नहीं है ये। और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। और अभी देखिए कौन सा ईयर चल रहा है? ठीक है, 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला था? सबसे पहले सबसे पुराना पुरास्थल मिला था। अब सबसे पहले जो खोज की गई थी, वैसे तो बहुत सारी जगहों की खोज की गई थी, लेकिन सबसे पहले जो खोज की गई थी वो हड़प्पा की गई थी। इसलिए इसके बाद जितनी भी हमें जगह मिली उन सबका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी? ठीक है, तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय
और पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या था, दो पार्ट्स में डिवाइड थे। ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, ये जो है छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, और ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा है लेकिन निचला बना हुआ है। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। वरना आप देख सकते हैं कि हम जो घर बनाते हैं वो कुछ टाइम के बाद नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन ईंटें इतनी मजबूत थी कि 4700 साल बाद भी वैसी की वैसी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था, एक खास तालाब बनाया गया था जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब ये देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ था यानी महान स्नानागार था वो कहाँ मिला, तो वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। और ये किससे बनाया गया था, ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था, बनाने में इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं, कालीबंगा जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, और लोथल जो कि कहाँ है, गुजरात में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड है तो वहाँ पे यज्ञ ही होंगे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है साइड में, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। अब कौन कौन सी वस्तुएं मिली है ये याद रखना। ठीक है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि वो रंग बदल देते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बर्तन थे वो लाल थे और उन पे जो पेंट किया गया था वो काले रंग से किया गया था। ठीक है, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि हमें मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है ग्रेट बाथ। ठीक है, जिसे हम महान स्नानागार कहते हैं, जो कि कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घर के अंदर ही कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है, ढलान कर देते थे जिससे वो पानी आराम से निकल जाता था। अक्सर घरों की नालियों और को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी जब घर बनाया जाता था तो साथ में उसी के साथ साथ नालियां बनाई जाती थी, और नालियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सारी गलियों का पानी एक साथ ही निकल जाता था बाहर। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में बने होते हैं। ठीक है, अब सोचिए उस टाइम के लोग इतने ज़्यादा दिमाग वाले थे जिन्होंने उस टाइम पे इतने अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से नालियाँ बना रखी थी। वहां पे पानी इकट्ठा होता ही नहीं था, जो भी पानी होता तो सब बाहर निकल जाता था। नगरीय जीवन। ठीक है,
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब लिपिक कौन होते हैं? जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी अन्य उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी यहाँ पे मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। देख सकते हैं आप ये पिक्चर्स, इसके अंदर जो ईंटें हैं वो कितनी ज्यादा अभी तक देखने में लग रहा है ना कितनी मजबूत है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिया गया है ऊपर। ठीक है, एक कुआं है, अभी आपने देखा। हड़प्पा की एक मोहर, ठीक है, मोहर ये है, एक सेकेंड, ये देखिए ये मोहर दी गई है। ठीक है, ये वाली, और ये खिलौने बने हैं मिट्टी के। इन मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका क्या अर्थ है। यानी यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। ठीक है, कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया है। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो भाषा है वो क्या पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं। तो अभी तक वो पढ़ नहीं पाए हैं, कोई नहीं समझ पाया है कि उसमें क्या लिखा है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिए गए हैं? पत्थर के बाट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चॉइट पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, ये जो प्लेन पत्थर होते हैं बिल्कुल, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं देखिए मनके हैं, ये देखिए ज्वेलरी जिसे बोलते हैं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनमें इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। अब यहाँ देखिए, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक आदमी है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। इसमें उसने क्या पहना है? कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, ये रहा, ये है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरे बनाते थे क्योंकि वहां पे बहुत सारी मोहरे मिली है, तो उससे हम बता सकते हैं कि वहां के लोग मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र होते हैं? जानवरों के, ये भी पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन कैसे थे? लाल, और उस पे रंग क्या होता था? काला, काले रंग से पेंट करते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, कॉटन की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। ये भी पूछा गया है कि फूलदान जो है वो कहाँ मिला है, तो ये भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब विशेषज्ञ क्या होते हैं? जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं किसी काम में। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्कल्पचर बनाते हैं जब वो क्या करते हैं? मूर्ति वगैरह के लिए वो पूरी प्रॉपर डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होंगे? विशेषज्ञ। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि।
मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी जो मैंने आपको दिखाई है पिक्चर, उसके अंदर मूर्ति कितनी अच्छी तरीके से बना रखी है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। ठीक है, हर किसी की आपको पता है कि बस की नहीं है अच्छी पेंटिंग करना। इसी तरह से जो उस चीज़ में, उस फील्ड में अच्छा होगा वही वो काम कर सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही करती थी। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी दोनों ही इस काम में दक्ष थे। चलिए आगे देखिए। फ्योन्स। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स का कलर याद रखना कि क्या है। ठीक है, फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जैसे अभी आप लोग चूड़ियाँ देखते हो ना, उसी तरीके से। ठीक है। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। अब लकड़ी जो हुआ वो कच्चा माल हुआ। ठीक है, पेड़ से लकड़ी काट के लाए, वो कच्चा माल हो गया। उस चीज़ का हम कुछ बना रहे हैं, जैसे हम बेड बना रहे हैं, अलमीरा बना रहे हैं या कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा फिर कच्चे माल को हमने उपयोग किया। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास यानी कॉटन, अभी मैंने आपको बताया, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों का वह दूर दूर से आयात करते थे। आगे देखते हैं। ये देखिए खिलौना दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? खिलौना है और दूसरी तरफ क्या है? एक मुहर दी गई है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे कहाँ से लाते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से क्या आता था? तांबा। ठीक है, यहाँ से भी तांबा आ रहा है और राजस्थान से भी क्या आ रहा है? तांबा आ रहा है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि कांसा कैसे बनता है। तो ये तांबे के साथ हम टिन मिलाते हैं तब जाके हमारा कांसा बनता है, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था इसका आयात। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, सोना कहाँ से मंगवा रहे हैं हम? कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से मंगवाया जा रहा है। आगे देखिए। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कौन कौन सी फसल उगाते थे आप देख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लेना। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, तो इतने टाइम तक रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हल तो नहीं बच पाए हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब खिलौनों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो हल का यूज़ करते थे। तो खिलौने जो हैं वो लकड़ी के बनाए गए हैं, इससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम के जो हल होंगे वो भी लकड़ी के बने होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे।
बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदेर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत बार आया हुआ है कि ऐसा कौन सा नगर था जिसको हमने 3 भागों में बांट रखा था, तो वो था धोलावीरा। आगे देखिए, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अब देखिए, इसमें एक चीज क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो ना मतलब लिखा जाता था वो ज्यादातर ना छोटी मोहरों पे लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो मिला है वो बहुत बड़े पत्थर पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा अलग मिली है यहाँ पे। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे मिली है, लकड़ी में जड़ा हुआ मिला है, वो भी बहुत बड़े साइज का। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कहाँ है लोथल नगर? गुजरात में साबरमती की एक उपनदी के किनारे ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मोहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, उसको हम मोहरबंदी कहते हैं। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। देख लीजिए, ठीक है, पिक्चर में दे रखा है ये। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पे संभवतः मनके बनाने का काम होता था, जैसे फैक्ट्री होती है ना उस टाइप की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण जिससे मनके बनाए जाते थे, वो औजार और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। तो लोगों ने उसी से अंदाजा लगाया कि यहाँ पे एक फैक्ट्री रही होगी उस टाइम पे जहाँ पे मनके बनाने का काम होता था। मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, अब देखिए किसे कहते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप की मोहरबंदी कहते हैं। ठीक है, उसको मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, जैसे हम अब भी देख सकते हैं, जैसे हम टिकट एक भेजते हैं कहीं पे, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टिकट लगाया जाता है और उस टिकट को उस पर चिपका दिया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर वो टिकट फटा होगा तो हम बता सकते हैं कि अच्छा, इसको रास्ते में किसी ने खोला है, या आपको ये अपना पार्सल मान सकते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। देखिए, पहले यहाँ पे कितनी साफ सफाई थी, लेकिन अब क्या हो गया? सड़कों पर ही झुग्गियां बनने लग गई और कचरे बिल्कुल रोड पे पड़े रहते थे, रास्तों पे पड़े रहते थे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं।
कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। अब ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया है, वहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि सभी इलाकों में बाढ़ आ गई थी, मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो उसमें था सभी इलाकों में बाढ़ आ गई थी। वो ऑप्शन गलत था, क्योंकि उसमें आना था कुछ इलाकों में, सभी इलाकों में बाढ़ नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, एक साथ तो नहीं सूख सकती सारी जगह। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब ये मिसक्लेनियस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, सिर्फ नील नदी वाले इलाकों को छोड़कर। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उससे आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, कि क्या होते हैं। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। और यह बेचारे, उन्हें भी जिंदा ही मार देते थे ये लोग। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब खुद सोचिए, जिंदा लोगों पे नहीं करते ये लोग, मरने के बाद जो मर गया है उसको हीरे जवाहरात उसके साथ दफनाएंगे, लोगों को दफनाएंगे, ठीक है, नौकरों को दफनाएंगे, उनके खाने पीने का सामान दफनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें करते थे लोग और उस पर बहुत खर्चा करते थे। ठीक है, इसको हम ताबूत की तरह बोल सकते हैं। ताबूत होता था, उसके अंदर उसको बंद कर देते थे। और आपने देखा होगा, अगर मम्मी देखी हो या नहीं देखी है तो आप देख लेना, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, जिसपे पूरे कवर करके उसको हम क्या करते थे, एक ताबूत में बंद कर देते थे ये लोग। चलिए, यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश होता है। और हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी कि आप यहाँ पे जो तिथियाँ हैं उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई है, लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था, 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी, 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और जो भी कंटेंट है वो आपको यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।